नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण, अनेक अधिकारी और कर्मचारी मिले उपस्थित। किसी भी परिवार के लिए बेटे से ज्यादा अच्छी होती हैं बेटियां, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। भारतीय कला एवं संस्कृति का 4 दिवसीय लोक कला उत्सव का आयोजन। सत्ता या पद से बड़ा भाईचारा कर्तव्य और आदर्श है, कहा साध्वी करुणागिरी ने। चांदी पायल उत्सव में नौकरी पेशा महिलाओं को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार करने और भिवानी जिले को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को लेकर मंडल के अस्पतालों और प्राथमिक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तोशाम के अस्पताल और बुसान, संडवा, ढाणी, माहू, दिनोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में पाई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से दूर करने के कर्मचारियों को आदेश दिए। वहीं उन्होंने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने उपमंडल अस्पताल तोशाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुसान, संडवा, ढाणी, माहू और दिनोद का निरीक्षण किया, जिसमें अनेक अधिकारीगण और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। उपमंडल अस्पताल तोशाम में 12 चिकित्सा अधिकारी, 2 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 12 नर्सिंग ऑफिसर, 3 लैब टेक्नीशियन, 1 ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणी के 23 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। HKRNL कर्मचारियों में कुल 59 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 39 अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। अधिकारीगण के पास अनुपस्थिति के बारे में या छुट्टी के बारे में कोई सूचना नहीं थी। वहीं PSC बुसान का औचक निरीक्षण करने पर वहां फीमेल रेगुलर और MPSW NHM अनुपस्थित पाए गए। PHC संडवा का औचक निरीक्षण करने पर 2 कर्मचारी ड्यूटी उपस्थित पाए गए, बाकी सभी कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित थे। इसी तरह से PSC दिनोद का औचक निरीक्षण करने पर वहां डेंटल सर्जन, PSC दिनोद की सभी नर्सिंग ऑफिसर और सभी स्टाफ मेंबर्स में से काफी अनुपस्थित पाए गए। इनके बारे में, छुट्टी के बारे में किसी भी अधिकारी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भिवानी के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण अपने अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से ईमानदारी से आएं और ड्यूटी करें। जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर समय पर जाएं और ड्यूटी पूर्ण होने के पश्चात ही संस्था छोड़ें। उन्होंने आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से किसी भी प्रकार की कमी न आने देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें, आम जन को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी अपने समय पर आए और समय पर जाएं और निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य करें। तो हमारा 17 तारीख से 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा बनाया गया था। इसमें हमने जो भी कैंप लिए थे उसमें लोगों की शिकायत आ रही थी कि अधिकारी कर्मचारी अपने समय पर नहीं आते। इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने 1 STH और 4 PHC का निरीक्षण किया अचानक। तो हम आज 8:15 बजे तो शाम में पहुँचे थे। तो उसमें लगभग 90% कर्मचारी और अधिकारियां हमें अनुपस्थित मिले, जिसके लिए बड़ी चिंता की बात है। तो हमने जितने भी वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं सभी को बाय नेम शो कॉज नोटिस देंगे और उनके पीछे का भी रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, उनके बायोमेट्रिक अटेंडेंस, GOTMC की क्या अटेंडेंस है। तो इसके लिए सरकार को डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लिखा जाएगा और आज जो एब्सेंट मिले हैं उनका आगामी आदेशों तक उनका आज तक तनख्वाह भी रोकी जाएगी। तो इसी प्रकार जो हमने हमारी जो बुसान है, संडवा है, ढाणी, माऊ है, दिनोद है, वहाँ पर भी हम गए हैं। एक अजीब सी उन्होंने पट्टी पढ़ा रखी थी कर्मचारी अधिकारी, जो 4-5 अधिकारी मान लो या कर्मचारी एक संस्था में हो तो क्या करता है कि अपनी
छुट्टी लिख करके रख देता है, जबकि ना वो सैंक्शन करवाता है और ना इंट्रा हरियाणा में अप्लाई करता है, ना अधिकारियों को सूचित करता है। तो वो आप दूसरे में आपस में टीम बना रखी थी उन्होंने, तो वो जब भी कोई अधिकारी जाए तो तुरंत छुट्टी पे है। तो ऐसे अधिकारियों की और कर्मचारियों के विरुद्ध भी अनुशासनिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर हमने, क्योंकि सरकार ने, हम समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं, जो जो सर्विस मिलती हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसमें 12 तरह की सर्विस मिलती है। हमारी पीएचसी पर है उसमें 12 सर्विस के साथ में, और अन्य जो इमरजेंसी की जो सर्विस है, जो डिलीवरी हर्ट है, उसमें 24/7 की सर्विस मिलती है। तो जितने भी सर्विस से स्वास्थ्य विभाग की दी जा रही है, उन सभी को वो डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को जानकारी देनी होती है। तो 2-3 जगह हमने वो आईसी की मटेरियल जानकारी वो नहीं मिली, वहाँ के इंचार्ज को और एसएमओ को भी नोटिस दिया है कि वहाँ पर क्यों नहीं मिला। तीसरी बात है कि जो दवाइयाँ हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, और वो दवाइयाँ, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती कि ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो वो जितनी भी दवाइयाँ हैं एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार हर सीएचसी पर, एसडीएस पर और हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर होनी चाहिए। अंचल अस्पताल के संचालक डॉक्टर अंचल दंपति के द्वारा अपनी बेटी अनन्या के नाम से नवजात बेटियों को 1100 रुपये, कपड़े, मिठाई, पालकी और प्रशंसा पत्र देकर साबित किया जा रहा है कि बेटी व बेटे में कोई भेद नहीं है। सांसद धर्मवीर सिंह ने बेटियों को बढ़ावा देने वाली इस योजना का सम्मान करते हुए कहा कि एक समय था जब समाज में बेटियों को बोझ माना जाता था, लेकिन आज बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम विश्व में रोशन कर रही है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि डॉक्टर अंचल दंपत्ति पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को 4 चांद लगाए हुए हैं। यहाँ बेटी को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि यहाँ बेटियां पैदा होते ही शगुन व सम्मान पाती हैं। उन्होंने इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि जल्द ही समाज में बेटा बेटी का भेदभाव खत्म हो जाएगा। बेटी होने पर परिवार इतना परेशान होता था कि उनके ताने सुनकर माँ भी दुखी हो जाती थी। आज नज़ारा बिल्कुल अलग है। समाज में बेटे व बेटी को भेदभाव को खत्म करने की मुहिम चली है। इसकी शुरुआत की है डॉक्टर अंचल दंपत्ति ने, जो पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 4 चांद लगा रहे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यहाँ आई हुई सभी 7 नवजात बेटियों को वो अपनी तरफ से भी 1100 रुपये शगुन के तौर पर दे रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे समाज में रूढ़िवादी विचारों का गंध भरा हुआ है, जबकि किसी भी परिवार के लिए बेटी बेटे से ज्यादा अच्छी होती है। सांसद ने कहा कि एक ऐसी मुहिम है जिसमें सम्मान से जल्द ही हमारे समाज में बेटा व बेटी में भेदभाव खत्म हो जाएगा। वहीं डॉक्टर अनीता अंचल ने कहा कि बेटे के जन्म पर तो थाली बजती है, जश्न मनाया जाता है, लेकिन बेटी के जन्म पर मातम जैसा माहौल क्यों? उन्होंने बताया कि लोग धीरे धीरे अपनी बेटियों को भी बड़ी ही शान और शौकत से राजकुमारियों की तरह से घर लेकर के जा रहे हैं। हमने केवल यहाँ आने पर एक उदाहरण के तौर पर ही नहीं, अपने अंदर ईमानदारी से झांक लेना चाहिए। हम इस चीज को आगे कैसे बढ़ाएं? अकेला ये फर्ज या धर्म डॉक्टर अंचल या अंचल दंपति या इस हॉस्पिटल का नहीं, एक ऐसी शुरुआत जो हर आदमी इस बात को मान के चले। आज का समय, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मैं तो इस हॉस्पिटल में पहली बार आया हूँ और अंदर आके देखा है कि ये केवल हॉस्पिटल हेल्थ के साथ साथ दिमाग में हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हो कि ये केवल कमर्शियल हॉस्पिटल है, लेकिन सेवा भाव से, और वो भी खासकर नवजात बेटियों के लिए, कि उनकी का मान सम्मान समाज में कैसे बढ़े। और ये एक अच्छी शुरुआत मानता हूं मैं तो, इसलिए बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब को भी, दंपति को भी, यहाँ जुड़े हुए सभी स्टाफ के सदस्य जो भी इस काम में लगे हुए हैं, ये बहुत बधाई के पास है। कितना आज आप जानते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में हम जन्म लेने वाली बेटियों को 1100 रुपये शगुन, नए वस्त्र, तुलसी का पौधा देकर विदा करते हैं, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को बहुत हंसी खुशी और बच्चियों को बहुत
अपनी ब्लेसिंग मांगते हैं। और आज से नहीं, हम पिछले 9 सालों से ऐसा चल रहा है और हमने लगभग 9500 का आंकड़ा पार कर दिया है। चैत्र के नवरात्रों में इसे पूरे 10 साल हो जाएंगे और बड़ी खुशी की बात है। आज सुबह डॉक्टर साहब की भेंट हुई सांसद जी से, तो धर्मवीर जी सांसद जी ने कहा कि जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा इसमें प्रयास रहता है और हमारा अस्पताल इसका, तो उन्होंने बहुत खुशी जताई। और बच्चियों को हमारे शगुन के अलावा उन्होंने अपनी जेब से भी बच्चियों को शगुन दिया। ये मोमेंट बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा और उन्होंने अस्पताल को बहुत सारी दुआएं दी, शुभकामनाएं दी और इस काम को बहुत सराहा। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि धर्मवीर जी आज क्या कि आप बच्चियां, भाग्य से आप ये देखिए ना, जिनको सांसद जी अपने हाथ से शगुन दे रहे हैं, उन बच्चियों का भविष्य तो और भी उज्जवल होगा। भारतीय कला एवं संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज तथा कला एवं संस्कृति कार्य विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दूसरे दिन हरियाणवी लोक संस्कृति गायक पंडित लक्ष्मीचंद के पड़पोत्र विष्णुदत्त कौशिक ने किस्सा लकड़हारे के सांग का मंचन किया। उन्होंने युवाओं को कहा कि वे अपनी संस्कृति को समझकर उसे अपने व्यक्तित्व निर्माण में समाहित करें। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जगत नारायण ने बताया कि 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव में सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा हरियाणवी नृत्य, गायन, सांग, नौटंकी व रासलीला इत्यादियों का आयोजन किया जाएगा। भारत की कला व लोक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए 4 दिवसीय लोक कला उत्सव में विभिन्न प्रदेशों के प्रतिभाशाली कलाकार लोक नृत्य, गायन, सांग, रागिणी, नौटंकी, रासलीला सहित विभिन्न सांस्कृतिक व पौराणिक कलाओं का मंचन कर रहे हैं। 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक सांस्कृतिक सदन में चलने वाले इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रख्यात सांगी पंडित लक्ष्मीचंद के षडपोत्र विष्णुदत्त कौशिक ने बताया कि हरियाणवी संस्कृति को विभिन्न सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार व हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि विलुप्त होती संस्कृति को आम जन तक पहुंचाया जा सके, लोग अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ें तथा उन्हें पहचानने तथा हरियाणवी संस्कृति को समझें। नोडल अधिकारी जगत नारायण ने बताया कि हरियाणा सरकार कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य कर रही है। कॉलेजेस में और गांवों में हरियाणा की संस्कृति को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। लोक कलाओं से जुड़े सांग, रागनी, नौटंकी इत्यादि को लोग भूलने लगे थे और कम रुचि लेते थे, जिसके चलते राज्य सरकार को इन सांस्कृतिक लोक कलाओं को बचाने के लिए आगे आना ही होगा। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल जो हैं उनके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम विष्णुदत्त कौशिक है। आज
यहाँ भिवानी में सांस्कृतिक सदन में कार्यक्रम है स्याही लकड़हारा पार्ट 2। तो यहाँ जो सांस्कृतिक सदन मंच जो बना हुआ है वो लगभग हर वर्ष इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं लुप्त ना हो जाए। इस विषय को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम करवाते हैं। और हमारे जो हरियाणा के प्राचीन कवि हुए हैं उनकी कविताएं, उनके किस्से, उनका मंचन कराते हैं, जिसमें हमारी संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता, सामाजिकता जो कूट कूट कर भरी हुई है आम जन तक वो पहुँचे और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से जुड़े, उसे पहचाने कि हमारी संस्कृति में क्या है, कितने गुण हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम यहाँ होते हैं। ये जो हरियाणवी सांग है जी, ये कहीं ना कहीं लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बड़े दुख की बात है हमारे हरियाणा वासियों के लिए, हम कलाकारों के लिए, कि सांग विधा जो है वो लुप्त होती जा रही है। इसमें सबसे अहम योगदान जो है वो होना चाहिए युवा पीढ़ी का। मैं देखिए बुजुर्ग जो है वो सदा नहीं बैठे रहेंगे, अब धीरे धीरे बुजुर्ग कम होते जा रहे हैं। तो युवाओं से प्रार्थना है कि वो इस संस्कृति से जुड़ें और अपनी सभ्यता को, संस्कृति को पहचाने, क्योंकि यही हमारी पहचान है संस्कृति। तो युवाओं का योगदान अति आवश्यक है। उनसे प्रार्थना है कि वो जुड़े, आए और सुने। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि सरकार, देखिए हरियाणा सरकार का भी बड़ा अच्छा योगदान है, संस्कृति को खूब बढ़ावा दे रही है। गांव-गांव में सांग मंचन कराते हैं, कॉलेजों में भी आजकल जो है वो कार्यक्रम होते हैं। कॉलेज के बच्चे सांग विधा को सीखते हैं, उसका मंचन करते हैं। सरकार का बड़ा अहम योगदान है इसमें। तो आशा रखते हैं कि सरकार इस प्रकार के कदम जो है आगे भी ऐसे ही उठाती रहेगी। और अभी पीछे सरकार ने कलाकारों के लिए जो है पेंशन का भी प्रावधान निकाला था, अभी वो लागू तो नहीं हो पाई है। तो आशा है कि जल्दी सरकार इसको लागू करेगी, जिससे क्या है कि हमारे युवा जुड़ेंगे। युवा कलाकार जो सांग में रहते हैं, पहले जैसे सीखते थे तो आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी, अब पब्लिक इतनी जुड़ नहीं पाती, इनकम है नहीं। फिर सांग को आजकल कोई ऐसी नजर से देखने लगे, नया बच्चा अगर सांग में लेडीज पार्ट करता है तो मेरे ख्याल से उसका विवाह होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या सांग विधा में ये आड़ खड़ी हुई है। सांस्कृतिक मंच विगत 35 वर्षों से भिवानी में संस्कार सक्षम कार्यक्रम करते हुए गतिशील है। इसी श्रृंखला में संस्था का एक उद्देश्य है कि लोक कलाओं का संवर्धन करना। इसके लिए सांस्कृतिक मंच ने उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज से संपर्क किया, तो उनके द्वारा ये 4 कार्यक्रम हमें दिए गए और इसमें हरियाणा का कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का भी सहयोग है। पहले दिन राजस्थानी लोक गायन और लोक नृत्य थे। आज दूसरे दिन पंडित लक्ष्मीचंद के सुपुत्र पंडित विष्णुदत्त कौशिक के द्वारा सांग शाही लकड़हारा किया जा रहा है और कल आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश की नौटंकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्देशक श्री नीरज कुशवाहा के निर्देशन में यहाँ की जाएगी। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल सभागार में चल रही श्री राम कथा महायज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी ने भगवान राम और माता सबरी और भरत मिलाप प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। साध्वी ने कहा कि भगवान श्री राम की लीला केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। सबरी और भरत की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम उनके समर्पण और मर्यादा की भावना को दर्शाता है। उन्होंने भक्तों से भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के सभागार में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा में
साध्वी करुणागिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम की लीला केवल कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने कहा कि शबरी प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में न कोई जाति होती है और न कोई भेदभाव। वहीं भरत मिलाप प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रसंग प्रेम, त्याग और मर्यादा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार कर धर्म और मर्यादा की स्थापना की। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और समाज में अनुशासन, निष्ठा और सेवा भाव बनाए रखना ही सच्चा आदर्श है। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाएं और सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलें। कथा के दौरान कथा स्थल पर संगीतमयी भजनों की स्वर लहरियां वातावरण को पवित्र बना रही थी और श्रद्धालु भाव विभोर होकर भक्ति रस में डूबे रहे। वहीं इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। क्या सोचेंगे मेरे मन के घबरा रही, शर्मा रही, घबरा रही, वो भोली भाली नार है, प्रभु को बोलने से प्यार है, राम मेरे घर आएंगे, 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 मेरे घर आएंगे, आएंगे, विश्वास है, तुम्हें दर्शन की आस है, और मिलने को विश्वास है। वैसे तो श्री राम कथा अपने आप में आकर्षण का केंद्र ही होती है, क्योंकि ये सदैव अनवरत है, अनादिकाल से चली आ रही है, त्रेता युग की ये कथा है। उसके साथ अब की बार ये कथा विशेष इसलिए रही क्योंकि नवरात्रों में शुरू है ये कथा। नवरात्रों में श्री राम कथा का बहुत महत्व होता है। ये कथा लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल ग्रुप एवं मनोहर देवी ट्रस्ट की ओर से आयोजित की जा रही है, जिसमें विशेष आनंद गोयल जी, संजय गोयल जी और पवन गोयल जी जो मेरे आसपास में खड़े हैं, सपत्नीक, ये इस कथा के मुख्य यजमान हैं। और आज कथा का 7वां दिन था। जो मुख्य आकर्षण का केंद्र वो शबरी चरित्र का था। शबरी वास्तव में एक वो नारी है जिसने 100 वर्ष तक भगवान की इंतजार किया। भगवान श्री राम जब शबरी के पास आए तो शबरी ने कहा, राम आप आ गए, जानते हो मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो राम ने कहा, माँ, राम ने अवतार भी इसलिए लिया था कि वो शबरी माँ से मिलने के लिए आए। भारत में राम राज्य की स्थापना तब होगी जब एक भारत का प्रथम नागरिक, राम जैसा नागरिक, भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति तक मिलने के लिए पैदल चल के जाएगा। उस दिन भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। आज हमने कथा के 7वें दिन इस कथा में राम राज्य की स्थापना की, जब राम चल के शबरी के पास आए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लिटिल हार्ट स्कूल अलवास गेट के प्रांगण में महामंडलेश्वर बाल योगिनी श्री श्री 1008 माता करुणागिरी जी द्वारा संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य जो बात है हमारी ये कथा करवाने का, एक ही औचित्य है कि समाज में धर्म का प्रचार बढ़े ताकि लोग बहुत अच्छी प्रकार से भाईचारा बना के रखें। हम नवरात्रों में इस बार राम कथा का आयोजन करने का प्रमुख कारण यही था कि एक बिल्कुल पूरा भक्ति में वातावरण हो और खूब संख्या में लोग एकत्रित हो और आराम से इस कथा का रसपान कर सके। आज कथा का 7वां दिन था। 28 तारीख से हमने इस कथा को आरंभ किया था। 28 तारीख को हम कलश यात्रा के माध्यम से इस कथा का आरंभ किया था और आज 7वां दिन था। 6 तारीख तक कथा चलेगी शाम को 3 बजे तक और 7 तारीख को सुबह 10 बजे हवन और प्रसाद रहेगा। मैं सभी शहरवासियों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे और इस कथा का लाभ उठाएं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत ही हर्ष
हो रहा है कि हमारे लिटिल हर्ट स्कूल हलवास गेट के कैंपस में हम श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री करुणागिरी जी द्वारा की जा रही है। ये 28 अक्टूबर को आरंभ हुई और ये 6 अक्टूबर तक चलने वाली है और इसका समापन 7 को हवन विधि के साथ रहेगा। आज का विशेष प्रसंग था भरत मिलाप और शबरी का शबरी द्वारा राम और लक्ष्मण का स्वागत, और इतना ही मार्मिक प्रसंग था जो हमारी माता जी हैं करुणागिरी जी, उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से इसको व्यक्त किया कि जितने भी दर्शक, जितने भी भक्त लोग थे, सभी बहुत ही भाव विभोर हो गए। उनका इतना अच्छा धारा प्रवाह है कि सामने वाला सुन के बहुत ही प्रभावित होता है और वो सबको अध्यात्म के राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं और सामाजिक मूल्य से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। हमने इसमें सभी को, भिवानी के सभी नागरिकों को इसमें आमंत्रित किया हुआ है और भक्तजन सभी इसमें पधार कर इसका बहुत ही लाभ उठा रहे हैं। वर्धमान ज्वेलर्स और त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक ने संयुक्त रूप से चांदी पायल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सचिन जैन ने कहा कि आभूषण सिर्फ शोभा ही नहीं देते बल्कि खुशियां प्रदान करते हैं। त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि चांदी पायल कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एक ही छत के नीचे हैप्पीनेस और हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वर्धमान ज्वेलर्स और त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित चांदी पायल कार्यक्रम में आयोजक सचिन जैन ने कहा कि यह कार्यक्रम वो लगातार पिछले 6 वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष उन महिलाओं को सम्मानित किया गया था जो किसी न किसी रूप से बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं, ताकि समाज में अन्य महिलाएं भी उनसे प्रेरणा लेकर और आगे बढ़े। वहीं त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि महिलाएं इस समाज की धुरी हैं और उनका सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। महिलाओं के लिए चलाए गए स्वस्थ महिला सशक्त परिवार कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर समाज में काफी जागृति आई है। वर्धमान ज्वेलर्स और त्रिवेणी डेंटल एक साथ मिलकर एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें हम लोगों के चेहरे पर स्माइल, और आभूषण तो होता ही खुशियों का प्रतीक है, तो हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। पिछले साल हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया था जो किसी न किसी रूप में बिजनेस से जुड़े हुए थे, और इस साल हमने उन महिलाओं को चुना है जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है। और मुख्य उद्देश्य यही है कि बाकी सब महिलाएं और लोग भी देखें और उनसे प्रेरणा लें कि महिलाएं भी आगे बढ़कर जॉब, अपनी नौकरी कर सकते हैं और घर चलाने में अपना साथ बटा सकते हैं। और हमारा यही उद्देश्य रहता है। इसी सिलसिले में हमने जो हमारा एनजीओ है, हमारा अपना फाउंडेशन और हमारा परिवार मातृशक्ति, इन्होंने संयुक्त रूप से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया और आज वो सम्मान समारोह आप देख रहे हैं। जैसा कि ऐसा है, ये चांदी पायल और स्माइल उत्सव का ये लगातार 5वां संस्करण है, और जब हमने इसको शुरू किया था तो हमारा उद्देश्य था कि एक छत के नीचे लोगों को हैप्पीनेस मिले, कि वर्धमान ज्वेलर्स की तरफ से जो फेस्टिव सीजन होता है, जो हमारा त्योहार का सीजन होता है, जो दिवाली से पहले, करवा चौथ से पहले, उसमें फीमेल्स को जो ज्वेलरी वो परचेज करती है, उसको उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले मेकिंग चार्जेस पे। और हमारे पास भी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं फेस्टिवल सीजन में, शादियों के सीजन में, अपनी टीथ और वाइटनिंग के लिए, स्माइल को बेहतर करने के लिए। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को इकट्ठा जोड़ा, चांदी पायल और स्माइल उत्सव को, और उसी की कड़ी में संस्करण का हम आयोजन कर रहे हैं। आज देखने को मिला है कि और अब चलते चलते पीएम मोदी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता भारत। इसके लिए हमें अपने उत्पादों को दुनिया में सबसे बेहतर बनाकर उन पर गर्व करना होगा, उनकी ब्रांडिंग के साथ जन जागरण करना होगा। इसके लिए युवा शक्ति को आगे आना होगा। हमारी युवा शक्ति सक्षम है। भारत के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने यह आह्वान किया है कि उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान विदेशी उत्पादों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया था। खादी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संदेश बन गया था। भारत पाक 1965 के युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को अनाज की आपूर्ति रोकने की धमकी देने पर हरित क्रांति शुरू की गई और हमारे किसानों ने अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। कोरोना संकट काल में विदेशी वैक्सीन से पहले हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर विदेशों तक निर्यात की।
हमारे पास बड़ा IT हब है, फार्मेसी हब है, मेहनती किसान और दस्तकार हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, 60 से 65 करोड़ वर्कफोर्स है। पीएम मोदी के प्रयासों से योग, आयुर्वेद, आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा, परंपरागत उद्योग, ये सब आज हमारी वैश्विक पहचान बन चुके हैं। धनखड़ ने कहा है कि स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाना है ताकि हम अपने निर्यात को आयात से ज्यादा कर सकें। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निरंतर सबसे तेज आगे बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी है कि हम विदेशी सामान पर अपनी निर्भरता कम करें। दुनिया में अब पूंजीवाद और साम्यवाद का समय नहीं रहा, एक आत्म मानववाद का रास्ता है जो भारत सहित दुनिया को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जीने की राह दिखाता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण, अनेक अधिकारी और कर्मचारी मिले उपस्थित। किसी भी परिवार के लिए बेटे से ज्यादा अच्छी होती हैं बेटियां, कहा सांसद धर्मवीर सिंह। भारतीय कला एवं संस्कृति का 4 दिवसीय लोक कला उत्सव का आयोजन। सत्ता या पद से बड़ा भाईचारा कर्तव्य और आदर्श है, कहा साध्वी करुणागिरी ने। चांदी पायल उत्सव में नौकरी पेशा महिलाओं को किया गया सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।